प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत क्या हैं, वर्गीकरण किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी थ्योरीज आदि इत्यादि रखी गई हैं, इसके संबंध में पढ़ेंगे। इंग्लिश में से कह सकते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी टैक्सोनॉमी के वर्गीकी के सामान्य सिद्धांत। अब इसमें शब्द आ रहा है टैक्सोनॉमी। तो इस टैक्सोनॉमी शब्द को समझने की सबसे पहले ज़रूरत है कि टैक्सोनॉमी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, क्या है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी को सबसे पहले तो टैक्सोनॉमी को हिंदी में कहेंगे वर्गीकी। टैक्सोनॉमी को वर्गीकी बोलते हैं और वर्गीकरण बोलते हैं क्लासिफिकेशन को। ठीक है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण और टैक्सोनॉमी का हिंदी में अर्थ है वर्गीकी। ये जो वर्गीकी होती है, इस वर्गीकी में प्रमुख रूप से दो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 क्लासिफिकेशन एंड नंबर 2 नोमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलेंगे वर्गीकरण और नोमेनक्लेचर को कहा जाता है नामकरण। तो नामकरण और वर्गीकरण, इन दोनों का अध्ययन टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। पहली बात तो ये हुई। अब ये जो इसको सामान्य रूप से कई जगह किताबों में भी और वैसे बोलचाल में भी सामान्य रूप से वर्गीकरण विज्ञान भी कह देते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ ये है कि केवल वर्गीकरण विज्ञान नहीं है, इसके अंदर नामकरण की पद्धति भी शामिल होती है। यानी जो प्राणी इस पूरे भूखंड पर पाए जाते हैं, जल के अंदर पाए जाते हैं, ज़मीन के बाहर और ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, ऊपर वायु में पाए जाते हैं, जितने भी प्राणी इस सृष्टि में मनुष्य के ध्यान में आए, उन सभी प्राणियों का अध्ययन करते हुए उनको न केवल वर्गीकृत किया गया, उनका एक वर्गीकरण किया गया, साथ ही उसके उनका नामकरण भी किया गया। तो नामकरण और वर्गीकरण दोनों मिलकर टैक्सोनॉमी कहलाते हैं, वर्गीकी कहलाते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्या है, क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्या है, नामकरण की आवश्यकता क्या है। तो यदि इस चीज़ को देखें तो आप जैसे मान लीजिए हम ज़ूलॉजिस्ट हैं, हमें इस हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन करना है। तो अध्ययन करने से पहले उन जीव जंतुओं को उनकी आपस में समानता या असमानता के आधार पर, उनके लक्षणों के आधार पर, उनके खान पान रहन सहन के आधार पर हमें उनको अलग अलग समूहों में बांटना पड़ेगा, वरना कैसे अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से जब किसी प्राणी का जो आपने पहली बार देखा या ऐसा लगता है कि ये प्राणी संसार में किसी ने देखा नहीं, मैंने ही पहली बार देखा है और इसका मुझे वैज्ञानिक दृष्टि से इसका क्लासिफिकेशन भी करना है, नामकरण भी करना है, तो ऐसा यदि आप सोचोगे तो सबसे पहले ये देखोगे कि इस जंतु को कोई नाम दिया जाए, और नाम देने से भी पहले ये देखोगे कि ये जंतु किस प्रकार का जंतु है, किस प्रकार का एनिमल है। ये पहले से जो वर्गीकरण की पद्धति आपके सामने रखी हुई उसमें कहीं फिट होता है या नहीं होता। ये सारी चीज़ों का अध्ययन आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप उसके सामान्य लक्षणों का और अन्य उसके जितने भी लक्षण होते हैं, चाहे स्वभाव के अंतर्गत होते हो और रिप्रोडक्शन के अंतर्गत होते हैं, वो सब का अध्ययन आपका बाद में करोगे। तो सबसे पहले आपको उसका क्लासिफिकेशन और नामकरण करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें प्राणियों, पेड़ पौधों दोनों के ऊपर समानता से लागू होती हैं। और ये जो क्रम है लगातार वर्गीकरण का और नामकरण का, ये वर्षों से चल रहा है, वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं और अब तक करीब 15 लाख के लगभग प्राणियों की जो जातियां हैं उनकी पहचान कर ली गई है और उनका पहचान करके उनका न केवल वर्गीकरण किया जा चुका है, उनका नामकरण भी किया जा चुका है। अब चूँकि संसार में तो जो जितने भी जंतु पाए जाते हैं उनकी न केवल संख्या ही अनगिनत है, बल्कि सभी जंतुओं का स्ट्रक्चर, रहन सहन का तरीका, खान पान भी अलग अलग है। तो इसीलिए इनको हम एक निश्चित पद्धति के आधार पर वर्गीकृत और नामकरण इनका करते हैं ताकि इनका अध्ययन किया जा सके। अब
इसका यदि इसका इतिहास देखें तो इतिहास की दृष्टि से देखें तो 5वीं 6वीं शताब्दी में भी एक सामान्य सा वर्गीकरण किया गया था। कैसा वर्गीकरण था? मनुष्य इतना विकसित तो था नहीं, इतना विकसित नहीं था, तो जो वर्गीकरण के जो उपादान बनाए गए या वर्गीकरण का जो आधार बनाया गया वो बनाया गया कि कौन कौन से प्राणी तो खाने योग्य हैं और कौन कौन से प्राणी खाने योग्य नहीं है। तो मनुष्य ने, जिसने सबसे पहले, जिसका मस्तिष्क का विकास होना प्रारंभ हुआ और उसने इस सृष्टि को, इस अपने आसपास के वातावरण को समझना शुरू किया, उसका अध्ययन करना शुरू किया, तो उसने भी वर्गीकरण प्रारंभ किया। वर्गीकरण ऐसे ही प्रारंभ किया कि भाई ये जंतु तो खाने योग्य हैं और ये जंतु खाने योग्य नहीं है। इसका कैसे निर्धारण हो सकता है कि कौन सा जंतु खाने योग्य है? तो ये चीज़ जो जब आप देखोगे तो ये व्यवहार के आधार पर होती है। जैसे मान लीजिए मनुष्यों का एक समूह किसी जानवर का शिकार करता है और शिकार करने के बाद उस जानवर को वो लोग खाते हैं तो पता लगा कि साहब 10 लोगों का समूह है और 4 लोगों ने उस जानवर को खाया, बाकी 6 ने नहीं खाया। अब वो जो 4 जिन्होंने उस जानवर को खाया, उसको खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, उसमें से कुछ की मृत्यु हो गई, मर गए। तो ये जो बचे हुए जो 6 मनुष्य थे या 6 व्यक्ति थे, उनके मन में ये चीज़ निश्चित हो गई कि ये जानवर खाने योग्य नहीं है। इसी प्रकार से यदि उसको खाया और खाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि और उनको वो स्वादिष्ट लगा और ऐसा लगा कि ये हमें अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो वो स्थापित हो गया कि भाई ये जंतु जो है खाने योग्य है। आगे से उसका शिकार और भी होने लग गया। तो ये एक प्रकार का वर्गीकरण हो गया, खाने योग्य या ना खाने योग्य। ठीक है, तो ये मैं बात कर रहा हूँ आपको प्रारंभिक काल की, शुरुआती कालखंड की, जब मनुष्य इतना विकसित प्राणी नहीं होता था। फिर आधुनिक विज्ञान के हिसाब से तो लगभग 350 साल पहले अरस्तु नामक एक ग्रीक दार्शनिक हुए थे। उनको एरिस्टोटल इंग्लिश में बोलते हैं, वैसे अरस्तु बोलते हैं। वो एक फ़िलोसोफर थे और उन्होंने भी एक वर्गीकरण का साधारण सा सिस्टम दिया था, जिसमें सभी जीवित वस्तुओं को 3 भागों में उन्होंने बांटा था। सभी जीवित वस्तुओं को, नंबर 1 जानवर, नंबर 2 पौधे और नंबर 3 मनुष्य। मनुष्य को अन्य जानवरों से उन्होंने अलग रखा था, यानी एनिमल्स और प्लांट्स, और तीसरा ह्यूमन बीइंग। इन 3 में उन्होंने सारी की सारी एनिमल किंगडम को, समझ लीजिए, उन्होंने ये एनिमल और प्लांट किंगडम, इसको पूरी जीव जगत को एक तरीके से, जिसमें प्लांट्स भी आते हैं, उसको विभाजित उन्होंने 3 भागों में कर दिया। ये तो 350 साल पुरानी घटना है, लेकिन इससे हजारों साल पहले हमारे चरक ऋषि हुए। चरक ऋषि थे, चरक ऋषि ने भी बहुत वैज्ञानिक पद्धति से इन जंतुओं का वर्गीकरण किया है कि कौन से जंतु जो हैं वो जल में निवास करने वाले कौन से हैं, थल में निवास करने वाले कौन से हैं, वायु में रहने वाले कौन से हैं। इसके अलावा कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए उत्पन्न होते हैं, और कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन के आधार पर विकसित होते हैं। ये हजारों वर्ष पूर्व, जबकि आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि रिप्रोडक्शन की पद्धति को हमारे ऋषि मुनियों ने न केवल बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया, और उसके आधार पर वर्गीकरण के उन्होंने बहुत बड़ा वर्गीकरण का सिद्धांत भी दिया। लेकिन पढ़ाया जाने वाला इसमें, चूँकि सिलेबस है और ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें पढ़ाई जाती हैं वही चीज़ें जो कि वर्षों से चलती चली आ रही हैं, और उनको भारतीय ज्ञान परंपरा से नहीं जोड़ा गया है। इसलिए अलग से आपको ज़रूर ये चीज़ें पढ़नी चाहिए कि हमारे जो वास्तव में जो ऋषि और मुनि जिनको हम बोलते हैं, वो वैज्ञानिक हुआ करते थे, वो साइंटिस्ट थे जो लगातार अध्ययन में लगे रहते थे, स्टडीज़ में लगे रहते थे और नई नई खोज करते थे, और उसके आधार पर ही वो नए नए सिद्धांत प्रतिपादित करते थे, जिनको हमारे सामान्य सिलेबस वगैरह में, कोर्सेज में, चूँकि वर्षों से ये पुराने चले आ रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं। अरस्तु की पढ़ोगे आप, ये आपको अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है तो वहाँ अरस्तु का आप जिक्र करते हैं, लेकिन इसके साथ चरक का जिक्र भी आपको करना चाहिए। अब इसको जैसे देखें, जैसे क्लासिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करें
तो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण को सामान्य रूप से 3 भागों में प्रारंभिक रूप से विभक्त किया गया। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और तीसरा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम क्लासिफिकेशन। कृत्रिम क्लासिफिकेशन में क्या है, एक प्लेनी नामक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने बताया था कि प्राणियों के स्वभाव के आधार पर उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। प्राणियों का स्वभाव, बिहेवियर, उसके आधार पर कर सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने प्राणियों को 2 भागों में बांटा। नंबर 1 वो प्राणी जो उड़ सकते हैं और नंबर 2 वो प्राणी जो उड़ नहीं सकते। ठीक है, यानी उड़ने की क्षमता के आधार पर प्राणियों को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया, उड़ने वाले प्राणी और नहीं उड़ने वाले प्राणी। तो इस प्रकार के वर्गीकरण की जो मुख्य कमी जो ये थी कि वर्गीकरण का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, साइंटिफिक कोई उसका बेस नहीं था। जैसे उड़ने वाले जो वो हैं प्राणियों के समूह हैं, उनमें तितली भी आती है ना, जो कि इंसेक्ट है। पक्षी भी आते हैं जो कि एविस क्लास के एनिमल्स हैं। चमगादड़ भी आती है जो मैमल्स। इस तरह से उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। तो इस तरह से प्रारंभिक रूप में एक सरल सी प्रक्रिया में उन्होंने एक कृत्रिम वर्गीकरण दिया था। दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक वर्गीकरण। तो इस प्रकार के वर्गीकरण का मुख्य आधार वे लक्षण जो प्राकृतिक संबंध प्रदर्शित करते हैं, यानी जिसमें उनके वंशज का पता भी लग जाए कि भाई ये इन प्राणियों से ये प्राणी उत्पन्न हुआ है। तो उसके आधार पर के एक वर्गीकरण कर लिया कि भाई अलग अलग समूह बना दिए कि भाई ठीक है, ये पक्षी है, इससे पक्षी से उत्पन्न होने वाला प्राणी पक्षी ही होगा, और ये थलचर है, थलचर से उत्पन्न होने वाला थलचर ही होगा। जलचर है तो जलचर से उत्पन्न होने वाला जलचर ही होगा। इस तरह का एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और तीसरा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसको कहते हैं जाति वृत्तीय वर्गीकरण। जाति वृत्तीय वर्गीकरण, ये जो वर्गीकरण है इसका आधार जो है इवोल्यूशन है, उद्विकास है, और आपसी जातियों के आपसी संबंध, इसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। इस प्रकार के जो वर्गीकरण में प्राणियों के जो पूर्वज और उससे उत्पन्न होने वाले उनके वंश को ज्ञात करने से संबंधित भी कुछ पद्धति विकसित की गई। तो ये कुछ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन वैज्ञानिक क्लासिफिकेशन के अंतर्गत लिया जा सकता है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन से संबंधित बात हुई। अब इसी में ये सारी पद्धति धीरे धीरे करके विकसित हो रही थी। इसी में 17वीं शताब्दी में एक जॉन रे नामक वैज्ञानिक हुए। जॉन रे, उन्होंने एक और परिष्कृत सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन का, और उन्होंने एक ही प्रकार के पौधे या प्राणियों से उत्पन्न होने वाले पौधे या प्राणियों को स्पीशीज़ नाम दिया। यानी चूँकि हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, वर्गीकरण की बात करेंगे, तो उसमें हमें सबसे पहले स्पीशीज़ को समझना पड़ेगा। स्पीशीज़ यानी जाति, ये क्या है। तो जॉन रे ने सबसे पहले ये बताया कि एक ही प्रकार के प्राणियों से उत्पन्न होने वाले प्राणी जो है वो एक ही स्पीशीज़ कहलाएंगे। स्पीशीज़ सबसे पहले यहाँ दिया, और एक ही प्रकार की या मिलती जुलती स्पीशीज़ के समूह को वंश बोलेंगे, यानी इंग्लिश में बोलेंगे इसको जेनेरा। स्पीशीज़ को हिंदी में कहते हैं जाति, और जेनेरा को हिंदी में कहते हैं वंश। तो एक जैसी मिलती जुलती जातियों का समूह तो कहलाता है वंश, ठीक है, और एक ही जाति के एक जैसे वंश से उत्पन्न जो उनकी पीढ़ी है वो कहलाती है जाति। समझ गए। तो स्पीशीज़ का कंसेप्ट और जेनेरा का कंसेप्ट जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फिर एक और वैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा, कार्ल वॉन लिने। अब कार्ल वॉन लिने, ये नाम आपने हो सकता है आपके ध्यान में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस व्यक्ति का ही एक दूसरा नाम उन्होंने बाद में जो रखा था उसका नाम है कैरोलस लाइनियस। ये आपको ध्यान में निश्चित आ गया होगा, पहले भी पढ़ा होगा आपने। तो कैरोलस लाइनियस ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे,
और इनको क्लासिफिकेशन साइंस, वर्गीकरण विज्ञान कहो या फिर इसको टैक्सोनॉमी कह सकते हो, वर्गीकी, तो वर्गीकी का संस्थापक कहा जाता है इसको कैरोलस लाइनियस को, क्योंकि उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे वो आज भी पूर्ण रूपेण प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इन्होंने कैरोलस लाइनियस ने 1735 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी। इसमें सबसे पहले इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम नामकरण की, द्विनाम पद्धति के बारे में जानकारी दी थी और वर्गीकरण की विधियों के बारे में बताया था। ये जो इन्होंने विधियां बताई थी और नोमेनक्लेचर की एक पद्धति दी थी, ये आज भी प्रयोग में लाई जाती है। थोड़े बहुत उसमें परिवर्तन किए गए हैं, बाकी मोटे मोटे तौर पर ये पद्धति आज भी प्रयोग में लाई जाती है। तो इन्होंने जब कैरोलस लाइनियस ने वर्गीकरण शुरू किया था, ये इतिहास का ही एक तरह से भाग रहेगा, तो जब इन्होंने वर्गीकरण शुरू किया था तो इन्होंने भी सबसे पहले जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों को 6 क्लासेस या 6 वर्गों में विभाजित किया। समझ गए? क्लास, CLASS, क्लास, क्लास इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग। जैसे क्लासिफिकेशन में आप पढ़ते हो, अब आगे जाके और बताऊंगा आपको, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़। ठीक है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, इसको आप समझने की कोशिश करें और इसको याद करें। ये टर्मिनोलॉजी जो है, शब्दावली ही आपको आगे तक काम में आनी है। 2 शब्द मैंने आपको पहले बताए, नंबर 1 स्पीशीज़, जाति, नंबर 2 जेनेरा या जीनस भी बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं वंश। तो स्पीशीज़ और जीनस 2 चीज़ तो ये हो गई। तीसरी चीज़ हो गई क्लास, क्लास यानी वर्ग। तो सबसे पहले इसने कैरोलस लाइनियस ने सभी प्राणियों को 6 क्लासेस में डिवाइड किया, 6 वर्गों में डिवाइड किया। 6 वर्ग कौन कौन से थे? 6 वर्ग थे, नंबर 1 तो था क्वाड्रूपीड्स। क्वाड्रूपीड्स का मतलब है 4 पैरों वाले एनिमल्स, 4 पैरों वाले मैमल्स, 4 पैरों वाले मैमल्स। या दूसरी तरह से इसको बोल सकते हो कि भाई स्तनधारी प्राणी। नंबर 1 स्तनधारी प्राणी, इनको बोलेंगे मैमल्स। नंबर 2 पक्षी, इनको बोलेंगे बर्ड्स। नंबर 3 रेंगने वाले प्राणी, इनको बोलेंगे रेप्टाइल्स। नंबर 4 मछलियाँ, इनको बोलेंगे फिशेस। ठीक है, और नंबर 5 इंसेक्ट्स, इनको बोलेंगे कीट। और नंबर 6 वर्म्स, इनको बोलेंगे कृमि। ठीक है, तो ये हो गए 6, यानी मैमल्स, बर्ड्स जो एविस कहलाते हैं, रेप्टाइल्स ही हैं, फिशेस के नाम से ही क्लास बनी हुई है, इंसेक्ट्स इंसेक्टा इसी के नाम से क्लास बनी हुई है। ठीक है, और वर्म्स अलग हैं। ठीक है, तो 6 प्रकार के वर्गों में 6 क्लास बनाई उन्होंने और उनमें सारे प्राणियों को रख दिया। कौन कौन सी 6 क्लास थी? मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश, इंसेक्ट्स और वर्म्स। ठीक है, स्तनधारी प्राणी, पक्षी, रेंगने वाले प्राणी, मछलियाँ, कीट और कृमि, ऐसे करके 6 क्लासेस में लाइनियस ने सारे के सारे एनिमल्स को डिवाइड कर दिया। उसके बाद उन्होंने जितनी भी ये क्लास बनाई 6 की 6, इनको अलग अलग गण में विभक्त कर दिया। गण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, अभी कौन सा नया शब्द आया? स्पीशीज़, जीनस, क्लास, 3 तो ये आपने पढ़ लिया और चौथा आ गया ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर। ऑर्डर यानी कि गण, यानी क्लास को डिवाइड किया गण में, ऑर्डर में। ठीक है, और हर ऑर्डर को डिवाइड कर दिया गया जीनस में, और हर जीनस को डिवाइड कर दिया गया जाति में। तो अब आपको एक क्रम भी पता लग गया। क्रम कैसे? कि सबसे पहले क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद जीनस और जीनस के बाद स्पीशीज़, यानी वर्ग, गण, वंश और जाति। ये 4 चीज़ें आपके सामने आ गई। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे साहब एक फाइलम और होता है, ये फाइलम तो इसमें सुना ही नहीं दिया।
तो उसी के लिए मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ कि फाइलम जो शब्द है, फाइलम शब्द लाइनियस ने नहीं दिया था। फाइलम शब्द लाइनियस ने नहीं दिया था। लाइनियस ने क्लास से शुरू किया था और क्लासेस को ऑर्डर में डिवाइड किया, ऑर्डर्स को जीनस में डिवाइड किया, जीनस को स्पीशीज़ में डिवाइड किया। ठीक है। 1800 में एक और दूसरे वैज्ञानिक, एक फ्रांसीसी प्रकृतिविद थे, नेचर एक्सपर्ट थे, वैज्ञानिक कह सकते हैं, वैज्ञानिक ही थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जॉर्जस लियोपोल्ड क्यूवियर, GL क्यूवियर या जॉर्जस लियोपोल्ड क्यूवियर उनका नाम था। उन्होंने एक शब्द दिया और शब्द का नाम था फाइलम। हिंदी में इसको कहते हैं संघ। ठीक है। तो जो संघ नाम दिया, तो ये जो संघ है, इस संघ में सभी वर्गों का समावेश होता है। यानी जो 6 वर्ग बनाए थे लाइनियस ने, उसने 6 के 6 वर्गों के ऊपर एक संघ बना दिया, फाइलम बना दिया। उस फाइलम में सारे के सारे वर्ग रख दिए गए प्रारंभ में। यानी जितनी भी वर्ग बनाए गए वो वर्ग जो हैं उनके ऊपर फाइलम आया। फाइलम के अंदर वर्ग, वर्ग के अंदर ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर जीनस, जीनस के अंदर स्पीशीज। ये एक क्रम बन गया। ठीक है। अब इस क्रम के हिसाब से क्लासिफिकेशन जंतुओं का किया जाने लगा और इनमें भी जंतुओं को बहुत आपस में भी उनकी समानता असमानता के आधार पर उनका विभाजन जब किया तो बीच बीच में भी कई स्टेप्स, कई पद बनाए गए। जैसे कि क्लास है तो क्लास के ऊपर एक सुपर क्लास, उसके नीचे सब क्लास। फाइलम है, फाइलम के नीचे सब फाइलम। ऑर्डर है, ऑर्डर का सब ऑर्डर। इसके अलावा फैमिली, स्पीशीज़, सब स्पीशीज़ आदि इत्यादि इसमें जोड़े गए। तो ये एक तरह से एक रचना बन गई क्लासिफिकेशन के अलग अलग स्टेप्स की। फिर इन सब के ऊपर भी जब जाएंगे, यानी फाइलम से भी ऊपर जब गए, तो फाइलम से ऊपर गए तो फिर बनाया गया किंगडम। यानी कि इस पूरे के पूरे जीव जगत में, जहाँ प्रारंभ में एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह सारे एक साथ स्टडी किए जा रहे थे, फिर ये उनके अलग अलग जगत बनाए गए, किंगडम बनाए गए, जिसमें एनिमल किंगडम में एनिमल्स रखे गए और प्लांट किंगडम में प्लांट्स रखे गए। तो यूँ करके अलग अलग जब ये 2 प्रकार के लक्षणों के आधार पर 2 प्रकार के जगत बनाए, तो सबसे ऊपर क्लासिफिकेशन में आता है किंगडम, जगत। और फिर उसके नीचे सब किंगडम भी हो सकता है, फिर उसके नीचे फाइलम है, सब फाइलम भी हो सकता है, उसके नीचे क्लास है, सब क्लास भी हो सकती है, ऑर्डर है, सब ऑर्डर भी हो सकता है, जीनस है, स्पीशीज है। इस तरीके से बहुत सारे स्टेप्स इस क्लासिफिकेशन में बीच में भी आते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से हम किसी भी जंतु का जब क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण बताते हैं तो उसमें हम ये 6 चीज़ें बता सकते हैं। नंबर 1 किंगडम, नंबर 2 फाइलम, नंबर 3 क्लास, नंबर 4 ऑर्डर, नंबर 5 जीनस और नंबर 6 स्पीशीज़। ठीक है। ये 6 चीज़ें हमको बतानी होती हैं। और डिटेल में यदि हमसे कोई क्लासिफिकेशन पूछता है कि भाई डिटेल्ड क्लासिफिकेशन बताइए, तो फिर उसमें बहुत सारे स्टेप्स और भी जुड़ जाते हैं। वो मैं आप एग्जाम्पल के तौर पर जो मनुष्य का क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको एक बार टैक्सोनॉमिक हायरार्की के हिसाब से दिखा रहा हूँ। ये एक स्लाइड आपके सामने मैंने लगाई है, इसको आप देखिए कि मनुष्य का क्लासिफिकेशन, वो संपूर्ण क्लासिफिकेशन यदि आपसे कोई पूछता है तो वो क्या है। इसमें पदानुक्रम, यानी ये जो वर्गीकी में से अलग अलग पद जो बनाए गए उनका क्रम क्या रहेगा उसको आप देख सकते हैं। जैसे नंबर 1 किंगडम। किंगडम मनुष्य का क्या है? एनिमेलिया। मनुष्य का किंगडम है एनिमेलिया। सब किंगडम मेटाजोआ। उसके बाद ब्रांच में भी सब किंगडम को ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, तो मनुष्य की ब्रांच कौन सी हुई? यू मेटाजोआ। फिर इसकी ग्रेड्स बनाई गई। ग्रेड कौन सी है? बाइलेटेरिया। ठीक है। फिर डिवीज़न बनाए गए इसके। डिवीज़न क्या है मनुष्य का? ड्यूटेरोस्टोमिया। उसके बाद नंबर आया फाइलम का। फाइलम कौन सा है मनुष्य का? फाइलम कॉर्डेटा। देन सब फाइलम वर्टिब्रेटा।
उसके बाद सुपर क्लास, सुपर क्लास क्या है? टेट्रापोडा। फिर आती है क्लास, क्लास मेमेलिया। सब क्लास यूथेरिया, यूथेरिया सब क्लास। उसके बाद ऑर्डर प्राइमेट्स, सब ऑर्डर एंथ्रोपोइडिया, सुपर फैमिली होमोनोइडिया, फैमिली होमोनिडी, सब फैमिली होमोनिनी, जीनस होमो और स्पीशीज सेपियंस। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम यदि आपसे पूछा जाए तो आप जीनस और स्पीशीज को जोड़ के बोलेंगे और बोलेंगे होमो सेपियंस। ठीक है। अब ये तो इसका विस्तृत क्लासिफिकेशन हुआ मनुष्य का, जिसमें 17 पद आपके सामने इस स्लाइड में आप देख रहे हो। ठीक है। लेकिन संक्षेप में यदि आपसे कोई मनुष्य का क्लासिफिकेशन पूछता है तो आपको क्या बताना है? फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है, क्लास मेमेलिया, ठीक है, ऑर्डर प्राइमेट्स, ठीक है, जीनस होमो, स्पीशीज सेपियंस। भाई इतना बता दो, 5 स्टेप बता दो। 5 स्टेप कौन कौन से? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको याद रहते हैं कुछ और दूसरे पद तो बता सकते हो, लेकिन इतना बताना आपको, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, ये तो अनिवार्य है, आवश्यक है, इतना तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो ये आपको प्रारंभिक रूप में जो क्लासिफिकेशन है उसमें किस प्रकार से पद ये बनाए गए और कैसे जंतुओं का क्लासिफिकेशन किया जाता है और उसका इतिहास क्या रहा है, ये मैंने आपको संक्षेप में आज बताया है। अगले लेक्चर में आपको आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।